Jai Hind everyone. I am your host, Cadet Rahul Jaiswal. Today it is our pleasure to welcome Cadet Captain Chinmay Malviya. Cadet Captain Chinmay Malviya is a proud representative of 1MP Naval Unit NCC Bhopal. He has participated in Overseas Deployment Camp, Republic Day Camp, and Advanced Leadership Training Camp. So, Jai Hind and welcome you, sir. Jai Hind Rahul. Thank you very much for welcoming me in that manner. First of all, I want to pay my gratitude to the group commander, Bhopal Group, my commanding officer, and the whole Bhopal Group media team for giving me this opportunity to stand here, to be here and share my adventurous experiences and insights during my NCC journey. Sir, can you please tell us more about yourself? Alright, my name is Chinmay Malviya and I am born and brought up in this beautiful city of Lakes, capital of Madhya Pradesh, Bhopal. And I am associated with 1MP Naval Unit Bhopal as a senior cadet, as cadet captain. And during my NCC journey, I have been to numerous camps, starting from the prestigious overseas deployment to Maldives and Sri Lanka, then Republic Day Camp 2024, Advanced Leadership Camp at Rourkela, and Special Yachting Training Camp at Visakhapatnam. Apart from NCC, I am a BTech engineering student doing my mechanical engineering, and I also enjoy sports. I'm a sports person, and I do swimming, table tennis, badminton, and loves to go to treks to the outskirts of this city, the beautiful and lush green Bhopal city. Okay. Sir, as we know, you have done OSD camp. So, how did you get the opportunity for the Sri Lanka and Maldives? Alright, this camp, overseas deployment, is very close to my heart. और ये कैंप इसलिए मेरे दिल के करीब है क्योंकि इस कैंप के दरमियान थ्रू आउट द कैंप हम हमारे टोस पर थे और एडवेंचर्स से भरे हुए थे. रात को सोने से लेके सुबह मॉर्निंग में पीटी करने तक हमारी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस थी, काफ़ी सारे नए एक्सपीरियंसेस से भरी हुई थी क्योंकि हम समुद्र में थे. तो इस कैंप के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंप में जाते कैसे या ओवरसीज डिप्लॉयमेंट हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक नेशनल कैंप करना पड़ता है. कोई भी जैसे रिपब्लिक डे कैंप, जो भी सेंट्रली फंडेड कैंप्स होते हैं, ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप या फिर ऑल इंडिया यॉटिंग रेगाटा, इस तरीके के जो सेंट्रली फंडेड कैंप्स होते हैं उसमें आपका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है. और उसी के साथ ना केवल पार्टिसिपेशन बट एक एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लीडरशिप, आपकी एबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर्स, डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस, इसके साथ साथ कल्चरल्स का एबिलिटी, हाउ कैन यू नो यूज़ रिसोर्सेज टू मेक इट फॉर डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब का भी नॉलेज होना ज़रूरी है. तो इन नॉलेजेस के साथ, इन क्वालिटीज़ के साथ आप जब भी नोटिफिकेशन आता है DGNCC से यूनिट तक कि ओवरसीज डिप्लॉयमेंट होने वाला है, तो आपके यूनिट पर आपके कमांडिंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेते हैं सिलेक्टेड कैडेट्स का जो नेशनल कैंप्स किए हुए हैं, जिनका परफॉर्मा अच्छा रहा. उनका इंटरव्यू लेने के बाद उनका जनरल नॉलेज, उनका एबिलिटी टू स्पीक, नरेशन वगैरह, उसको देखते हुए उनको सेलेक्ट किया जाता है और नॉमिनेट किया जाता है ग्रुप लेवल पर, जहाँ पर ग्रुप कमांडर उनको अगेन काफ़ी सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स पर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर आंकते हैं और उनको फिर सेलेक्ट किया जाता है डायरेक्टरेट लेवल पर. फाइनली डायरेक्टरेट लेवल पर उनका नाम सिलेक्ट होने के बाद फॉरवर्ड होता है दिल्ली के लिए. फिर दिल्ली से टोटल 17 डायरेक्टरेट से 17 कैडेट्स का नाम आता है और उन 17 में से 10 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में जाने के लिए. तो ये प्रोसेस है ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में जाने का. So, sir, how did you feel when you know you are selected for
OSD, क्योंकि सर भोपाल ग्रुप से आप पहले कैडेट थे जो OSD के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल, एक काफ़ी एक्साइटिंग सी चीज़ थी, और इसके लिए मैं सबसे पहले मेरे कमांडिंग ऑफिसर, मेरे यूनिट के सारे ऑफिसर्स को, GCOs NCOs को और ग्रुप कमांडर सर को अपना ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगा कि उनके हार्डवर्क से, उनके डेडिकेटेड असेसमेंट्स की वजह से मेरा नाम आगे तक पहुँच पाया और फिर मैंने ओवरसीज डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली किया। इस कैंप में जाना ही खुद में काफ़ी गर्व का विषय था, क्योंकि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ना केवल NCC को बट अपने यूनिट, अपने डायरेक्टरेट, अपने DGNCC और भारत को वहाँ पर पोर्ट्रे कर रहे थे। तो ये जो फीलिंग, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड प्राइड ऑन नेशन की जो फीलिंग्स थी, वो मेरे अंदर में आ गई थी जब मेरे को पता चला कि मैं ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूँ। और जाने से पहले मैंने डिसाइड किया कि ना केवल मैं एंजॉय करूँगा, नए एक्सपीरियंसेस लूँगा, बट अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करूँगा ताकि एक लेगेसी मेंटेन हो, क्योंकि मैं फर्स्ट हूँ अपने यूनिट से जो इस कैंप में जा रहा है, और मैं स्ट्राइव करता हूँ कि आने वाले कैडेट्स भी इस कैंप में मेरी यूनिट का नाम आगे लेके जाए। तो उस पर्टिकुलर डोमेन को ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया और ट्राई किया कि मैं सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से, जितने भी ऑफिसर्स से मैं एफिलिएटेड हूँ, एसोसिएटेड हूँ, उनको मैं गौरवान्वित करूँ और उनका गर्व से नाम ऊपर करूँ। दैट वाज अबाउट इट। Okay. So please tell about daily routine of when you are in OSD, especially when you are in ship, क्योंकि सर नॉर्मली हम लैंड पे होते हैं, हमारा डेली रूटीन कुछ और होता है, बट शिप में हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेस ही होता है, पर्टिकुलर थिंग्स ही होती है। तो सर वहाँ पे चीज़ें मैनेज करना कैसा होता था? बिल्कुल, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम लैंड पे रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम होती है और हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर शिप पे जब हम जाते हैं, हम सी पर होते हैं, तो लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। राइट फ्रॉम हाउ यू स्लीप, हाउ यू ईट, हाउ यू हैव योर डेली रूटीन, वो एकदम डिफरेंट होता है। सबसे पहले एक डिफरेंस होता है वाटर रूटीन, जो मैं बताना चाहूँगा। इसमें शिप पर एक लिमिटेड टाइम के लिए पानी आता है और उसी लिमिटेड टाइम में, फ्रेश वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस लिमिटेड टाइम में ही आपको अपने डेली रूटीन्स इंक्लूडिंग योर बाथिंग और ये सब करना पड़ता है। तो उससे अफिलिएट होना, उसको प्रॉपरली उस टाइम का यूटिलाइज करना, तो वो हमारे जो हमने NCC में सीखा है, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें उस समय मेरे काम आई। तो शिप का रूटीन मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट होता था, जब 6 o'clock पर मॉर्निंग में बोजन्स पाइप के द्वारा हमारा फर्स्ट अलार्म होता था ताकि सभी लोग उठ जाएं। उसके बाद 6:15 तक का टाइम रहता था जब वाटर रूटीन होता था, उसमें हमें हमारा डेली रूटीन करना होता था। वो करने के बाद 6:15 से 7:15 तक का टाइम हमारा PT होता था, जिसमें हम मॉर्निंग में हेलो हैंगर या फिर हेलो डेक पर जाते थे और वहाँ पर रनिंग, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ बिल्डिंग करते थे इन द मॉर्निंग। उसी दौरान एक बहुत ही एक्साइटिंग थिंग जो होती थी वो था हमारा सुबह का सनराइज देखना। वो एक ऐसी एक्सपीरियंस था, इट वाज नॉट लेस देन एन हेवन का एक्सपीरियंस लेना, क्योंकि समुद्र में जो सनराइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और जब रात होती है, समुद्र की रात, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटिमिडेटिंग और काफ़ी बिजार होती है उसमें, क्योंकि अंधेरा होता है। जैसे लैंड पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं लाइट्स होती हैं, पर शिप पर ऐसा नहीं होता। रात के समय सारी लाइट्स ऑफ होती हैं शिप में, आउटसाइड में, और रात जो होती है पिच ब्लैक होती है, और उसमें रात के समय समुद्र थोड़ा सा ज़्यादा रफ हो जाता है, तो उस कारण बड़ी बड़ी लहरें होती हैं और हवा की आवाज़। उस बीच थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि हम चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तो जब सुबह की पहली किरण पड़ती है, जब सूरज बाहर आता है, तो वो जो
पर्टिकुलर मूवमेंट होता है वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी फिल करता है. हम ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, खूब ज़्यादा हमारे अंदर डिलाइटमेंट, हैप्पीनेस भर जाती है और हम खुद में बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं, खुद में बहुत ज़्यादा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं. तो डैट इज़ अबाउट द मॉर्निंग रूटीन. उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 7:30 to 8:30. उस बीच हमें डिफरेंट कुजीन्स फ्रॉम इंडिया और फिश, सी फूड, ये सब खाने को मिलता था जो हमें थ्रू आउट द डे के लिए एनर्जी फिल कर देता था. उसके बाद हमारी क्लासेस होती थी शिप पर, जिसमें हम सीमेनशिप, फायर फाइटिंग, डिजास्टर कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल एंड पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, उसके बाद शिप के बारे में, शिप कैसे चलता है, शिप के किस पार्ट को क्या कहा जाता है, ये सब करा करते थे. इस बीच हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ करनी पड़ती थी जिसको कहते थे क्लीन शिप. इसमें हम शिप को साफ भी करते थे. तो ये एक ऐसी चीज़ थी, जब हम इनिशियली शिप पर गए थे तो हम काफ़ी प्राउडी होके गए थे कि हम तो कैडेट्स हैं, ट्रेनीज हैं. बट जब हम शिप में पहुंचे तो हमें बताया गया कि हम शिप का पार्ट हैं और राइट फ्रॉम अ जूनियर सेलर टू अप टिल ऑफिसर्स सभी की ड्यूटी होती थी कि वो क्लीन शिप में पार्टिसिपेट करें. और ये हम में एक सेंस ऑफ ड्यूटी इनबिल्ड करता था कि हम इस शिप का एक इंटीग्रल पार्ट है और हर चीज़ हम कर रहे हैं. तो हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी, उसको किया. उसके बाद फिर हमारा 12:30 बजे लंच ब्रेक होता था. उसमें हमको फिर से डिफरेंट टाइप ऑफ कुजीन्स मिलते थे और उसके बाद फिर 1 घंटे का रेस्ट और फिर हमको दिया जाता था समय हमारी ट्रेनिंग करने का, जो हम पर्टिकुलर, जैसे जब हम लोग शिप पर किसी भी कंट्री पर जा रहे थे तो हमें टास्क दिया जाता था डांस करने का, प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करने का, सॉन्ग्स प्रिपेयर करके सिंग करने का, और उसके अलावा स्किट्स, बैले, ये सब की प्रिपरेशन करने का टाइम दिया जाता था. तो हम उस पर्टिकुलर टाइम में हम प्रैक्टिस करते थे और उन चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होते थे. फिर उसके बाद शाम को 5 बजे हम, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही, हम पूरे दिन इस समय का वेट करते थे, वो था स्पोर्ट्स पीरियड या गेम्स. इसमें हम लोग पीटी रिग में हाफ पैंट्स में, फुल शॉर्ट्स, फुल सॉक्स, स्पोर्ट शूज़ और टी शर्ट में हेलो हैंगर में जाते थे या हेलो डेक में जाते थे, जहाँ पर हम स्पोर्ट्स खेलते थे. और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो हमको शिप पर जाके पता चली और हम बहुत एक्साइटेड थे जानकर कि शिप पर जिम भी था, जहाँ पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते थे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे. तो हम उस जिम में भी जाते थे उस समय और उन ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे. वो जब यूथ थे, जब वो नए नए ट्रेनी थे शिप पर, तो उनकी कैसी लाइफ होती थी, क्या क्या एडवेंचर्स उनने फेस किए ड्यूरिंग देयर सी लाइफ और ड्यूरिंग देयर ड्यूटी. तो वो बताते थे, जोक्स क्रैक करते थे. और उसके साथ हम स्पोर्ट्स खेलते थे जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन. ये सब खेलते समय एक बहुत ही अच्छी चीज़ें होती थी कि शिप पर जो ऑफिसर होता था वो और जो सेलर होता था वो सब एक बराबर होते थे और बिल्कुल कॉमरेडरी, टीम प्लेयर की तरह साथ में खेलते थे, जोक्स क्रैक करते थे, एक दूसरे के साथ राइवलरीज होती थी, डिफरेंट टीम्स के बीच में राइवलरीज. और उसके साथ साथ जो ऑफिसर्स और जेसीओस होते, सेलर्स होते थे, वो न केवल सेलर्स और ऑफिसर्स होते थे बट दे वर ऑल्सो नेशनल प्लेयर्स. उनमें से काफ़ी सारे ऐसे थे जो वॉलीबॉल के चैम्पियंस थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके थे, या फिर अपने स्टेट के काफ़ी स्किल्ड प्लेयर्स थे. और ऐसी ऑफिसर्स में भी थे, तो उनके साथ खेलना, उनकी टेक्निक्स को सीखना, उनको एंजॉय करना, दैट वाज वेरी एक्साइटिंग. और हम उस टाइम वो चीज़ को एंजॉय काफ़ी ज़्यादा करते थे. इसी बीच सनसेट भी हो जाता था. और उस समय जब हम देखते थे सूरज को डाउन होते हुए, तब भी स्काई वाज फुल ऑफ येलो लाइट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट, द विबग्योर लाइट्स. उन लाइट्स को देख के काफ़ी अच्छा लगता था. वो एक काफ़ी सिनेमैटिक सा एक्सपीरियंस होता था. तो सनसेट हम देखते थे. उसके बाद हमारा डिनर टाइम होता था. डिनर करने के बाद वी यूज टू गो फॉर मूवीज़. तो सारी पूरे शिप्स कंपनी साथ में बैठ के मूवी देखते थे.
उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज़ थी, मोस्टली क्योंकि साउथ इंडियंस थे, तो सदर्न इंडिया की मूवीज़ हम देखते थे और काफ़ी मज़ा आता था उस चीज़ में. इट वॉज फुल ऑफ यू नो फनी मोमेंट्स उसमें, क्योंकि एज यू नो जो साउथ इंडियन मूवीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरी होती हैं, तो वी यूज टू इन्जॉय इट अलॉट. और उसके साथ पॉपकॉर्न्स भी मिलते थे खाने के लिए शिप पर, तो हम उसको एंजॉय करते थे. ऐसे फिर मूवी देखने के बाद हमारा नाइट रोल कॉल होता था, जिसमें हमारी काउंटिंग होती थी, और उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करते थे. हमको प्रेजेंटेशन देते थे छोटी सी कि नेक्स्ट डे क्या क्या होने वाला है, और फिर देन वी यूज टू गो फॉर आवर बेड. तो मतलब सब शिप में सर लाइफ जो होती है एक्साइटेड होती है, साथ में थ्रिलिंग भी होती है. बिल्कुल, थ्रिलिंग के साथ चैलेंजिंग भी होती है. यस. एक प्रॉब्लम होती है शिप पर, काफ़ी ज़्यादा टर्ब्यूलेंस होता है, यस. रोलिंग एंड पिचिंग होती है, क्योंकि समुद्र हमेशा चलता रहता है और शिप उसमें रहती है. तो इस कारण से क्या होता है कि मोशन सिकनेस होता है काफ़ी ज़्यादा, वॉमिटिंग, ये सब. इस सब चीज़ों के लिए हमें पहले बताया था, हमको इंटीमेट किया था कि ये सारी चीज़ें शिप पर होंगी, तो आप मेडिकेशंस लीजिए और खाने को थोड़ा प्रॉपरली कम खाइए, ताकि आप इजीली उसको विथस्टैंड कर पाएँ. तो मेरे साथ के जितने भी कैडेट्स थे, सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी को डिजीनेस, नोजिया हो रहा था, कोई वॉमिटिंग कर रहा था. बट उस बीच एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि मैंने अपने माइंडसेट में बना रखा था कि नहीं, मुझे नहीं होगा. तो थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द वॉयज, मेरे को कभी भी वो चीज़ मैंने फेस नहीं करी. और व्हेन आई वाज देयर, तो हमारी ड्यूटी भी लगती थी इस बीच शिप पर. तो उन ड्यूटीज़ में जब मैं अफसर्स के साथ इंटरेक्ट करता था, तो काफ़ी ज़्यादा शौक होते थे कि तुम फर्स्ट टाइम शिप पर आए हो और फिर भी तुम्हें जो है ऐसा नोजिया वगैरह नहीं हो रहा था. तो दे गेव मी अ टर्म कॉल्ड सी टाइगर. तो जो लोग सी में ऐसे अनवेवर्ड रहते हैं उनको सी टाइगर्स बोलते थे. तो वहाँ के जो सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर थे और नेविगेटिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने मुझे बोला सी टाइगर हो तुम. तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. एक्साइटेड सर, आपको बहुत अच्छा ही मूवमेंट रहा होगा कि पहली बार में मुझे ये टाइटल दिया गया मेरे को. बिल्कुल. एक मेरे लिए ही एक छोटा सा गर्व का मोमेंट था वहाँ पर. इट मतलब उसने मुझे ज़्यादा एनर्जी से भर दिया, मेरे को और भी ज़्यादा डेडिकेटेड कर दिया मेरे उसके लिए, क्योंकि आगे चल के मैं चाहता हूँ कि मैं इंडियन नेवी में जाऊँ, तो ये मेरे पार्ट होगा लाइफ का. तो उस चीज़ के लिए मैंने पहले से एक छोटा सा ग्लिम्स देखा. तो दैट इज़ अबाउट इट. सर नॉर्मली आजकल के टाइम पे हम मोबाइल फ़ोन के बिना रह नहीं पाते, क्योंकि हमें पूरे दिन में मोबाइल फ़ोन चाहिए ही चाहिए. उसके हमारे से बहुत से काम बिना मोबाइल फ़ोन के नहीं कर पाते. और सर जब आप शिप में थे तो वहाँ पे तो इंटरनेट तो होता नहीं था, तो वहाँ पे सर बिना मोबाइल फ़ोन के सर 20 दिन निकालना, सर वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर? जितना सुनने में चैलेंजिंग लग रहा है, स्टार्टिंग में हमें भी उतना ही चैलेंजिंग लग रहा था. Okay. और एज हमारी जनरेशन में विदाउट मोबाइल फ़ोन अपना एक सिंगल मोमेंट भी इमेजिन करना पॉसिबल नहीं लगता. Yes. बट जब हम शिप पर गए और हमें जब उस चीज़ को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने का मौका मिला, तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि लाइफ काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है विदाउट मोबाइल फ़ोन. इनिशियली हमको ब्रीफ किया गया था कि हमको वहाँ पर प्रेजेंटेशंस देनी है, गाने गाने हैं, और मतलब कल्चरल परफॉर्मेंस करनी है और स्किट्स करने हैं. इन सब चीज़ों के लिए हमें इंटरनेट से रिसोर्सेज लेने की ज़रूरत पड़ती है. तो हमें स्टार्टिंग में लगा कि हम कैसे करेंगे. बट जब हम वहाँ पर पहुँचे, जब हमें ये चीज़ें दी गई और जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तब हमारा जो क्रिएटिव माइंड था वो बाहर आया. और हमने जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे शिप पर, क्योंकि शिप वॉज फिल्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. हमारे साथ भी जो मेरे साथ कैडेट्स गए थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के थे. वो खुद में ही टैलेंटेड थे. उनको इस तरीके से चूज़ किया गया था कि उनके पास अलग अलग टाइप की टैलेंट्स थे. तो कोई सिंगिंग में अच्छा था, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजाने में काफ़ी अच्छा था, किसी की थॉट प्रोसेस क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा थी, वो लिखने में काफ़ी अच्छा था. ऐसे ही शिप पर जो ऑफिसर्स थे, सेलर्स थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे. तो हमने उनके थ्रू अपने रिसोर्सेज को गैदर किया और फिर एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए या फिर किसी भी परफॉर्मेंस के लिए चीज़ों को ज्वाइन करके फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया. जिससे जब हम लोग मालदीव्स जा रहे थे, तो हमें मालदीव्स में हाई कमिश्नर के सामने और जो डिफेंस MNDF के डिफेंस
ऑफिसर्स थे उनके सामने हमें परफॉर्मेंस देनी थी सिंगिंग की, ग्रुप सॉन्ग की और एक ग्रुप डांस की। तो उसके लिए हमने जो ऑफिसर्स थे शिप पर उनका यूज़ किया, उनसे सीखी चीज़ें। उनको हमारे साथ एक सिंगर था जो कैडेट गया था, वो काफ़ी अच्छा सिंगर था बट वो तेलुगु में गाता था। तो हमने सबने साथ में मिलकर कंपोज किया, ना केवल गाने को कंपोज किया बट ऑल्सो लिरिक्स को ऐसे बनाया, लिरिक्स सभी से एक्यूरेट लिरिक्स को ढूंढा और साथ में कोरस में गाने की प्रैक्टिस करी और फिर उनके सामने उसको पोर्ट्रे किया। तो वो जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। हम 2-3 दिन में ही इतना अच्छा करने लगे थे कि ऐसा लग रहा था कि हम उस चीज़ के लिए ट्रेन थे काफ़ी टाइम से। और जब हम वहाँ पे परफॉर्म किए ऑफिसर्स के सामने तो वो भी काफ़ी इन्जॉय किए उसको और दे प्रेज्ड अस फॉर आवर हार्ड वर्क। तो इट वाज दैट कि ओनली लिमिट्स दैट यू हैव आर इन योर माइंड्स। जब मोबाइल फ़ोन नहीं भी होता तो भी हमारे जो माइंडसेट है वो ऐसा था कि हमने उसका काफ़ी प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया। मतलब सर अगर हमारी मन की इच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल, बिना किसी exactly. हेल्प के। हाँ। ओके सर, एनी इंसिडेंट ड्यूरिंग ओएसडी क्योंकि जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो कि हाँ मुझे आगे चल के ऐसा कुछ करना है जिसके लिए मोटिवेट कर रही हो वो चीज़? बिल्कुल, मोटिवेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो थ्रू आउट द प्रोसेस आती जाती रहती है। कभी हम मोटिवेटेड होते हैं, कभी अनमोटिवेटेड होते हैं, बट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। और थ्रू आउट माई ओवरसीज डिप्लॉयमेंट का जो मेरा फेज़ रहा उसमें हर मोमेंट मेरे लिए एडवेंचर इंस्पिरेशन से भरा हुआ था, हर मोमेंट। पर इनमें से एक जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक गूज़बम्प्स वाला मोमेंट था वो था जब हम डिफेंस से अफिलिएट होके एनसीसी कैडेट्स, जब हम इन कंट्रीज इंटरनेशनल वाटर्स से जब हम कंट्रीज में एंट्री किए, मालदीव्स में, श्रीलंका में, तो हमारे ग्रैंड वेलकम हुआ। जो वेलकम हमने कभी सोचा भी नहीं था, उस तरीके का ग्रैंड वेलकम, जहाँ पर जो वहाँ के कोस्ट गार्ड और नेवीज थी श्रीलंका की, मालदीव्स की, वो हमारे लिए वेलकम के लिए एक पर्टिकुलर तरीके का कॉन्वॉय बनाए थे जिसके बीच में हमारा शिप था। हमारे साइड में फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स थे, स्पीड बोट्स थी और फाउंटेन बनाया गया था हमारे लिए जिसके बीच में से हमारा शिप गया। और उस बीच में जो उनकी नेवी के जो बैंड्स थे वो सारे जहाँ से अच्छा की बीट पर उसको बैंड बजा रहे थे और हम लोग सैल्यूट कर रहे थे उनको जब हम लोग पास किए। तो वो एक मोमेंट ऐसा था जो मुझे गूज़बम्प्स से भर गया था और वो पर्टिकुलर चीज़ वो ऐसी थी जो मैं चाहता था कि एक दिन मैं भी ना केवल ऐसा ट्रेनिंग कैडेट बट एक अफसर बन के जब जाऊँ तो मुझे रिस्पेक्ट मिले और उसके साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कैरी की गई उसको एग्जीक्यूट किया गया, वो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग। तो सर जैसा जब आप मालदीव पहुंचे सर वहाँ पर आपने कई सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की होंगी, कुछ वाटर एक्टिविटीज़ की होंगी सर, उनमें से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप? बिल्कुल। हम जब हमारा नाम आया था कि हम ओवरसीज डिप्लॉयमेंट जा रहे हैं तो मैंने एक अपनी बकेट लिस्ट बनाई थी जिसमें मैं काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें करना चाहता था, राइट फ्रॉम स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग वगैरह। तो जब मैं गया मालदीव्स गया, मालदीव्स इज़ फेमस फॉर इट्स कोरल रीफ्स, बीचेस। तो हम वहाँ गए तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली लिबर्टी की, जहाँ पर हम जा सकते थे जिस कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, सिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इनमें से एक बार हम गए थे माले सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पर हमने काफ़ी सारी म्यूजियम्स देखे, ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म्स देखे। उसमें एक म्यूजियम था जहाँ पर कोरल रीफ से बनाए हुए पेंटिंग्स थे जो एकदम रियल लग रहे थे, 3D प्रिंटेड थे, वो सारे 3D पेंटेड थे। तो हमने वो देखे। उसके बाद वहाँ के म्यूजियम्स घूमे, वहाँ की हिस्ट्री को जाना, वहाँ के लोकल कल्चर्स और फूड्स को जाना, लोकल जो फूड्स वहाँ पर थे। उसके साथ काफ़ी एक्साइटिंग था वहाँ की मंटाना रे को देखना। माले जो एक सिटी है मालदीव्स की, इट इज़ सराउंडेड बाय मंटाना रेज, वहाँ पर आती हैं रात में, शाम के समय, सनसेट के समय। तो हमने उनको एक्सपीरियंस वहाँ पर जाके देखा, वो ब्यूटीफुल सा एक एक्सपीरियंस था। और उसके अलावा हम वहाँ पर कोडागिरी करके एक आइलैंड है, हम वहाँ गए जहाँ पर मैंने स्कूबा डाइविंग करी, मरीन लाइफ अंडर वाटर देखी। मैं 7 to 8 मीटर्स
अंडर वाटर गया, वहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्टल्स देखे, सी टर्टल्स, स्टारफिश, जेली फिशेस, कई तरीके के डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस। तो एक लाइफ जो अनएक्सप्लोर्ड है वो मैंने देखी, कोरल रीफ्स। तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस और एक ऑ ब्रेथ टेकिंग मोमेंट था उनको देखना। और उस समय मुझे समझ आया कि इम्पोर्टेंस की जो पुनीत सागर अभियान, एक कैंपेन जो एनसीसी के द्वारा रन है, वो कितना विजनरी है इन जो एक्वाटिक लाइफ है उसको सेफगार्ड करने के लिए, पोल्यूशन मुक्त हमारी नदियों को, हमारी वाटर बॉडीज़ को करने के लिए वो जो स्टेप लिया गया वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो मेरे को उस समय पता चला। जब मैं श्रीलंका पहुंचा तो मिसरा बीच हम गए, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ करी, जैसे वेल वॉचिंग, हमने डॉल्फिन्स देखी, और उसके साथ साथ हमने स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग करी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कभी लाइफ में ना तो कभी की थी, ना मैं इसके लिए ट्रेन था, बट वहाँ जाके हम इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए थे, जैसे बोलते हैं कि शिप पर हमने इतने काम देख कर सीखने लगे थे चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी कम समय में सीख ली, और उसके बाद उसको एक्सपीरियंस किया, तो मेरे लिए काफ़ी एंथुजियाज्म से भरा हुआ एक अलग ही एडवेंचर था जो मैंने किया। मतलब सर ये ओएसडी कैंप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, आपने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ ट्राई की जो आपने आज तक कभी नहीं की थी। बिल्कुल, मैं अपने फैमिली में पहला हूँ जो विदेश गया, तो ये इटसेल्फ इट वाज समथिंग कि मेरे लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग और एक ऐसी इंस्पिरेशन की चीज़ थी, एक हिस्ट्री थी, हिस्टोरिकल थिंग थी मेरे लिए, माइलस्टोन था कि मैं बाहर गया। उसके बाद ऐसी चीज़ें करना जो आज अगर हम कहीं जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। yes. तो वो चीज़ें मैंने अंडर द एजिस ऑफ कोस्ट गार्ड करी, और ना केवल उनसे एडवेंचर लिया पर बहुत कुछ सीखा भी। उसको करते हुए हमने ये सीखा कि कैसे ये सारी चीज़ों को स्टेबिलिटी के साथ माइंड को फ्री करके कैसी चीज़ें की जाती है, रिस्क टेकिंग एक फैक्टर जो होता है वो भी मैंने वहाँ सीखा। Okay, now moving towards the Republic Day camp. So please tell your experience about RDC. जब आप RDC में थे आपको क्या कुछ नया सीखने के लिए मिला, आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल, रिपब्लिक डे कैंप मेरे लिए एक ऐसा कैंप था जिसने मेरी, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। इट हैज़ नर्चर्ड माई पर्सनैलिटी एट वेरी नेक्स्ट लेवल, on levels that I cannot have imagined before going to RDC. RDC जो एक कैंप है खुद में एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस कैंप है। इट इज़ सेड कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो होते हैं वो ही RDC पहुंच पाते हैं। yes. और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से करीब 100 कैडेट्स सिलेक्ट होते हैं, तो उसमें अपनी जगह बनाना, एक रिगरस ट्रेनिंग, अपनी जो कोर्स हैं उनको, कोर प्रिंसिपल्स जो हैं उनको प्रॉपरली ऑल द टाइम उनके साथ रहना, उनको फॉलो करना, ये करके RDC पहुंचते हैं। तो उस नज़रिए से जब मैं रिपब्लिक डे कैंप में सिलेक्ट हुआ था तो मेरे लिए एक काफ़ी गर्व का पल था। और जब हम रिपब्लिक डे कैंप पहुँचे तो वहाँ पर हमने अपने आप को काफ़ी सारे अफसर्स के बीच में पाया। हमेशा हम वी वर सराउंडेड बाय ऑफिसर्स, और ना केवल RDC बट RDC की जो प्रिपरेशन थी उस बीच जो हमारी नर्चरिंग हुई, जो हमारी ट्रेनिंग हुई अफसरों के बीच में, वो हमको एक अफसर की तरह ही रहना, खाना, बैठना, सोचना सब सिखाया। तो जैसा कहा जाता है कि यू हैव टू वॉक लाइक एन ऑफिसर, बी लाइक एन ऑफिसर, ईट लाइक एन ऑफिसर, थिंक लाइक एन ऑफिसर, वो हमने रिपब्लिक डे कैंप में जाकर सीखा। इसके अलावा रिपब्लिक डे कैंप में हमने काफ़ी सारे बड़े बड़े डिग्नेटरीज, जैसे मैं पर्सनली रक्षा मंत्री से मिला, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनकी कैसी रही जर्नी एज एन ऑफिसर, कैसे वो आर्म फोर्सेस में आए, उनके बारे में जानना। और उसके साथ साथ उनमें से कई ऐसे थे जो NCC के कैडेट रह चुके थे,
तो उनसे उनकी एनसीसी की लाइफ का, एनसीसी के टाइम की एक्सपीरियंसेस सीखना वो काफ़ी एक्साइटिंग था। सो सर, ड्यूरिंग योर आरडीसी कैंप सर, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, उसमें से कुछ फनी मोमेंट्स भी होते होंगे सर कि हाँ अभी चलो पनिशमेंट मिली है, उसके बाद आके कुछ और कर रहे हो, उसके बाद बीच में कुछ थोड़ा टाइम मिल रहा है, फन एक्टिविटीज हो रही है सर उसके बारे में सर थोड़ा एक्सपीरियंस सर बताएं। बिल्कुल, आरडीसी एक काफ़ी लंबा कैंप होता है, और क्योंकि हम डिफरेंट एरियाज से आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़नी और मज़ेदार इंसिडेंसेस किस्से होते रहते थे। पर एक जो ज़्यादा फ़नी था वो था पुट्टी परेड। Okay. उसमें क्या था कि एक कुछ, क्योंकि रिपब्लिक डे कैंप एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो आपकी यूनिफॉर्म एक चीज़ कही जाती है, राइट टाइम राइट ट्रिक, वो प्रिंसिपल वहाँ पर यूज़ होता है। तो कई बार ऐसा होता था कि हम उस चीज़ में कहीं पीछे रह गए, तो हमारा जो ड्रिल उस्ताद थे उन्होंने एक बार पुट्टी परेड कराई, जिसमें हम रात के अराउंड 10 बजे हम लोग सो जाते थे। नाइट थी वो, ठंड थी, दिल्ली में हम लोग जनवरी के समय जाते हैं रिपब्लिक डे कैंप, तो उस समय ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो रात में 10:30 बजे हमें उठाया गया और नाइट मस्टर कराया गया, जहाँ पर हमको पुट्टी परेड में ये सिखाया गया राइट टाइम राइट ट्रिक कैसे फॉलो करना है। और वो भले ही एक मस्ती मजाक का परेड थी, बट उसके द्वारा हम कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड नॉलेज ले रहे थे, बहुत प्रोफाउंड स्किल सीख रहे थे, जैसे टाइम मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हम हमारे जो कंपेनियंस थे उनके साथ सीखते जा रहे थे। उसमें क्या था, सबसे पहले हमको रात को 10:30 बजे नीचे बुलाया गया। उसके बाद हमें बोला गया कि आपके पास 1 मिनट है, अपने बैरक में लाइन में जाइए और आप पीटी रिग में आइए। तो हमको 1 मिनट में जाना था, पीटी रिग में वापस नीचे आना। जैसे हम पीटी रिग में आए, बोले कि वापस जाओ और अब शॉर्ट्स में और ऊपर बनियान में नीचे आओ। ऐसे करके काफ़ी तरीके के अलग अलग फ़नी वेज में हमको ऊपर नीचे जाकर आना था। और इस बीच अगर कोई रह गया या कोई लेट हो गया तो ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल करके हमें फिर उसको और ज़्यादा रिग्रेस कर दिया जाता था कि अब आप ब्रश लेके आइए। तो इससे क्या हुआ कि आपको पता चल रहा है, कोऑर्डिनेशन बन रहा है कि हमें क्या चीज़ कब करनी है, जो ऑर्डर दिया जाए उसको उसी समय फॉलो करना है। तो ऐसे ही हमें एक बार सॉक्स में और ऊपर बनियान में और नीचे अंडरवेयर में बुलाया गया। तो इस तरीके से काफ़ी फ़नी था वो। कोई किसी और का जैकेट पहना हुआ है, कोई किसी का सॉक्स पहना है, कोई किसी की बैरे लगाया हुआ है, तो धीरे 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 कोऑर्डिनेशन बनता गया कि ये सामान तेरा है, ये सामान मेरा है। और अगर कोई रह भी गया, कोई पीछे भी रह गया, तो हम पहले तो उसका मजाक बना रहे थे, फिर धीरे धीरे जब कोऑर्डिनेशन आने लगा और हम उसकी हेल्प करते थे ताकि हम सब साथ में पहुंचे, राइट टाइम राइट ट्रिक में पहुंचे, तो उसका लेसन हमें उस पुट्टी परेड से मिला और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग। सर तो सर आपने अपनी 3 साल की एनसीसी जर्नी सर बहुत सारे कैंप किए, उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कैंप थे, तो सर कैंप्स के चक्कर में से कुछ एकेडमिक्स में भी इफेक्ट पड़ता होगा, और जब हम कोई बड़े कैंप करें, नेशनल कैंप करें, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है, सर फिर एकेडमिक्स को कैसे मैनेज करते थे? बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जब एनसीसी में रहें तो कैसे अपने एकेडमिक्स को मैनेज करें, क्योंकि आपको ये दोनों चीज़ें साथ में करनी ही करनी है। मेरे लिए एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंज था, क्योंकि मैं बीटेक कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली ड्रिवन होता है, और उसके साथ एनसीसी करना, और क्योंकि मेरा एक हमेशा से सपना रहा है कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में जाना है, तो जब मैंने एनसीसी स्टार्ट किया तो मैं रीजनिंग करता था कि मैं क्यों करना चाहता हूँ एनसीसी। तो एक प्लान मैं पहले से बनाता था, 2 स्टेप्स आगे, 2 महीने आगे का सोचकर उसको पेन डाउन करके पेन पेपर पे लिखने का मैंने किया। और उसके अलावा जब एनसीसी में मैं रहा तो मैंने मल्टीटास्किंग, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ जो थी वो सीखी, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, इन सारे स्किल्स का मैंने यूज़ किया अपने एकेडमिक्स और एनसीसी को साथ में कोलैबोरेट करके चलने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहा कि प्रोफेसर्स से कोऑर्डिनेट करना, कि उनके साथ एक मैचिंग करना कि सर इस समय मैं कैंप करना चाहता हूँ, ये मेरी एस्पिरेशंस है, मैंने एनसीसी ज्वाइन किया है इस रीज़न से किया है, तो ये कर कर उनको अपने प्लान्स बताना कि सर ऐसा रहेगा। और जब एकेडमिक्स में एग्ज़ाम्स होते थे तो एग्ज़ाम्स के समय बिल्कुल फोकस मेरा एकेडमिक्स पे होता था, और अगर कोई एग्ज़ाम छूट रहा है तो मैं अवेयर रहता था, मैं अपने यूनिट पर इस चीज़ को पता करता था कि अगर एग्ज़ाम्स छूटते हैं या अपने
कॉलेज में जाकर कि अगर एग्जाम्स छूटते तो मैं कैसे कवर अप करूँगा। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कुछ प्रोविजंस हैं एनसीसी कैडेट्स के लिए कि उनके एग्जाम्स री शेड्यूल होते हैं एज रेगुलर कैडेट्स, रेगुलर कैंडिडेट्स। तो हम उसका यूज़ करके मैंने अपने अकेडमिक्स को और अपने एनसीसी को साथ में लेकर चला, और सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प करी एनसीसी के ही क्वालिटीज़ ने जो मेरे अंदर ड्यूरिंग कैंप्स, ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग मुझे मिली। Okay, thank you so much, sir, for sharing your inspiring experience with us. Once again, thank you, sir. ये मेरा प्रिविलेज था कि आप सभी ने मुझे ये मौका दिया इस पटल पे अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।